हेलो दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है अपना बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में अपन जैव प्रौद्योगिकी में क्या क्या पढ़ेंगे जो अपन देखने वाले हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो शब्द कार्ल एरेकी ने दिया था और बाय यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सजीव जीव या फिर सूक्ष्म जीव, ये दोनों और इनके जो उत्पाद होते हैं उनका जो मानव कल्याण में उपयोग होता है उसको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है। यानी सूक्ष्म जीवों का और जो उत्पाद होते हैं उनका मानव कल्याण में क्या योगदान होता है। इस बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत करते हैं। उसमें कुछ पद होते हैं जैसे कि जीन क्लोनिंग या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये तीनों एक ही चीज़ है, जीन क्लोनिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके कुछ पद होते हैं, वो पद अपन देखने वाले हैं। और जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसके जनक थे पोलबर्ग जेनेटिक इंजीनियरिंग के जनक थे। अब अपन इसके कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग के पद देखने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट है टारगेट जीन की पहचान करना और पृथक्करण करना, यानी आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन। इसके बाद टारगेट जीन प्लस डीएनए अणु, इसका डीएनए अणु में ओआरआई स्थल इसको पहचानेगा। और जो टारगेट जीन प्लस डीएनए अणु है वो क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम करेगा। डीएनए अणु पुनर्योगज डीएनए आरडीएनए का काम करेगा या आरडीएनए की तरह यूज होगा, या फिर क्रोमेटिक डीएनए भी इसको बोला जाता है। पुनर्योगज डीएनए आरडीएनए की खोज 1972 में स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने की थी। साल्मोनेला टाइफीमुरियम जीवाणु में पुनर्योगज आरडीएनए की खोज की थी। किसने 1972 में स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने। इसके बाद जो साल्मोनेला ने प्लाज्मिड डीएनए और स्थल और एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जो जीन है ये दोनों मिलकर आरडीएनए में पाए जाते हैं। प्लाज्मिड डीएनए और स्थल और एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन, ये दोनों मिलकर आरडीएनए बनाते हैं। इसके बाद जो अपन ये पद देख रहे थे उसमें टारगेट जीन देख लिया, आइसोलेशन पृथक्करण। टारगेट जीन का डीएनए अणु जो होता है टारगेट डीएनए के टारगेट जीन प्लस डीएनए अणु और स्थल। इसके बाद थर्ड पद है परपोसी सेल में, होस्ट सेल में इसको ट्रांसफ़र। फिर बायोरिएक्टर्स में 100 से 1000 लीटर तक के बायोरिएक्टर्स, और उसके बाद डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है। और ये तो हो गया अपना कुछ टर्म्स। लेकिन इसको अगर ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के पद है इनको अगर क्रम वाइज देखें तो वो इस तरह से होता है। इसकी टेक्निक है IFS ALT CE। आई का मतलब आइसोलेशन, एफ का मतलब फ्रेगमेंटेशन, एस का मतलब सेपरेशन, ए का मतलब एम्प्लीफिकेशन, एल का मतलब लाइगेशन, टी का मतलब ट्रांसफ़र, सी का मतलब कल्चर और ई का मतलब एक्सट्रैक्शन, यानी कि IFS ALT CE। ये इसके जेनेटिक इंजीनियरिंग के पद होते हैं। और ये आरडीएनए का याद रखना है कि स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट मोयर ने साल्मोनेला टाइफीमुरियम जीवाणु में इसकी खोज की थी। इसके बाद अपन आते हैं टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन कौन से टूल्स काम में आते हैं उसका फर्स्ट है RE रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेकंड है डीएनए लाइगेजेज, थर्ड है वाहक क्लोनिंग वेक्टर, फोर्थ है परपोसी कोशिका और सेल, और फिफ्थ है डीएनए पॉलीमरेज। ये सब इसमें काम आते हैं। इसमें अपन फर्स्ट देखेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है इसको 1963 में आर्बरनाथन और स्मिथ ने खोजा था। इसमें आर्बरनाथन जो स्मिथ है इन्होंने दो एंजाइम खोजे, मिथाइलेज और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मिथाइलेज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से सुरक्षा करेगा सेल की, खुद की सेल की, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए जीवाणुभोजी को काटने का काम करता है। कैसे काटेगा? रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम के द्वारा इसको डीएनए को काटने का काम करेगा। और कैसे काटेगा? जीवाणु में 5 डेज से 3 डेज पैटर्न में पैलिंड्रोमिक क्रम में इसको काटता है डीएनए के अणुओं को। पैलिंड्रोमिक क्रम में यानी कि 4-6 बेस पेयर, 4 से 6 बेस पेयर के जो पैलिंड्रोमिक ऑर्डर होता है उसमें काटता है। और उसकी डायरेक्शन होती है 5 डेज से 3 डेज के समान पैटर्न में। इसके बाद RE का काम होता है। RE का जो नामकरण है वो देख लेते हैं। RE का नामकरण जैसे ई कोलाई आरपस्ट है, इसमें ई तो इसका वंश यानी कि जीनस रिप्रेजेंट करता है, CO इसकी जाति का रिप्रेजेंट करता है, जाति के 2 अक्षर। इसके बाद R इसके स्ट्रेन प्रभेद को प्रकट करता है, और फर्स्ट जो है इसका क्रम है पृथक्करण का, जो इसको पृथक्करण किया गया था उसका क्रम है। इसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे पहले खोजा गया था वो था हिंड सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे पहले खोजा गया था, जिसको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी बोला जाता है। इसके बाद सबसे जो कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो है टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी कि इको आर फर्स्ट सबसे कॉमन है। इसको इको RY13 भी बोला जाता है। इको आर फर्स्ट केंद्र से थोड़ा हटकर G व A के मध्य विदलन जो होता है उसको चिपचिपे सिरे बनाता है।
लेकिन ब्लंट एंड कौन बनाएगा? कुंद सिरे ब्लंट एंड बनाए, ये तो चिपचिपे सिरे बनाएगा इको आर फर्स्ट तो, लेकिन ब्लंट एंड यानी कि कुंद सिरे कौन बनाएगा? इको आर फिफ्थ, SMA फर्स्ट और हिंड सेकंड, ये ब्लंट एंड बनाते हैं। इसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो एन पहचान क्षेत्र होते हैं, रिकॉग्नाइजेशन साइट, वो होते हैं रेकिड डीएनए के एन खंड प्लस एक खंड, एन खंड प्लस एक खंड, और वृत्ताकार डीएनए में यानी कि रेकिड डीएनए में पहचान क्षेत्र कितने होते हैं? एन खंड प्लस एक, और वृत्ताकार डीएनए में एन खंड के बराबर जितने खंड होंगे उतने ही पहचान क्षेत्र होंगे। इसके बाद देखते हैं कि एगारोज जो जेल है उसको सीवीड से प्राप्त किया जाता है, और इसको सीविंग प्रभाव भी एगारोज जेल के द्वारा देखा जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इस तरह से अपना ये इसकी जानकारी होगी। इसके बाद देखेंगे अपन सेपरेशन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि जो ये डीएनए के खंड काटे, वो काटने के बाद इनका सेपरेशन कैसे करेंगे? सेपरेशन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा किया जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस साइज और डेंसिटी के आधार पर एंड चार्ज के आधार पर तो डीएनए नेगेटिव होता है, इसलिए इसको चार्ज के आधार पर भी बोल सकते हैं, और साइज और डेंसिटी, विशेष तौर से डेंसिटी के आधार पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है। इसमें जो होता है सर्वाधिक अवशोषण यूवी लाइट का होता है, जो 260 nm का होता है। इसके बाद ब्राइट ऑरेंज बैंड इसमें दिखाई देंगे, यानी कि इथाइलिन ब्रोमाइड से जो अभिरंजित करेंगे इसको, तो उसमें ब्राइट ऑरेंज बैंड दिखाई देंगे, जो कि इल्यूजन क्षालन चाकू के द्वारा जेल से हटा लिए जाएंगे। इल्यूजन, इसको मतलब चाकू के द्वारा इसको जेल से हटा लेंगे तो इल्यूजन और क्षालन इसको बोला जाता है, यानी कि ब्राइट ऑरेंज जो बैंड है इनको चाकू से हटाएंगे उसको इल्यूजन या क्षालन बोला जाता है। यहाँ देखें अपन तो इसमें क्या होता है, जो एस डी एस पेज होता है, एस पेज IEF और 2D प्रोटीन की इलेक्ट्रोप्रोटीन, ये सब इलेक्ट्रोपोरेशन के द्वारा होता है। इसके बाद आइसोलेशन की बात करें तो आइसोलेशन में क्या होता है? सेपरेशन देख लिया अपन ने। इसके बाद आइसोलेशन डिफरेंट एंजाइम्स यूज होते हैं इसमें, जिसको स्पूलिंग बोला जाता है। स्पूलिंग होता है डीएनए के धागों को निलंबन के द्वारा प्राप्त करना, निलंबन में प्राप्त करते हैं डीएनए के धागों को, उसको स्पूलिंग बोला जाता है। इसके बाद क्लोनिंग वेक्टर की बात करें, क्लोनिंग वेक्टर प्लाज्मिड डीएनए, ये प्लाज्मिड डीएनए क्लोनिंग वेक्टर होता है। जीवाणुभोजी डीएनए और परपोसी सेल होती है जीवाणु, यानी कि क्लोनिंग वेक्टर प्लाज्मिड डीएनए, जीवाणुभोजी डीएनए, ये जीवाणु में होता है। इसके बाद क्लोनिंग वेक्टर एग्रोवेक्टर, जीवाणु में क्लोनिंग वेक्टर प्लाज्मोडियम डीएनए और जीवाणुभोजी होता है। इसके बाद परपोसी जो पादप सेल है उसमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियन क्लोनिंग वेक्टर होता है। इसका टाई प्लाज्मिड ये क्लोनिंग वेक्टर होता है, जो कि नेचुरल इंजीनियर भी इसको बोला जाता है। TI प्लाज्मिड को नेचुरल इंजीनियर भी बोला जाता है, जो कि पादप सेल में क्लोनिंग वेक्टर होता है। इसके बाद जंतु कोशिका में क्लोनिंग वेक्टर रेट्रोवायरस होता है, जिसको पष्ट विषाणु भी बोलते हैं, यानी जंतु कोशिका में क्लोनिंग वेक्टर रेट्रोवायरस होता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि क्लोनिंग वाहक के ये जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड की विशेषताएं देखते हैं। प्लाज्मिड जो होता है वो DS DNA युक्त होता है, वृत्ताकार हिस्टोन रहित DNA होता है, जीनोम पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि जीनोम पर अनिर्भर, और संख्या 1 से 2 से 15 से 100 तक भी होती है प्लाज्मिड की संख्या। इसके बाद देखते हैं क्लोनिंग वाहक के लक्षण। क्लोनिंग वाहक जो होता है उसके लक्षण क्या होते हैं? ORI स्थल होता है, ORI स्थल रेप्लिकेशन प्रारंभ करने में काम आता है, और इस दूसरा काम होता है ORI स्थल का कॉपी नंबर का नियंत्रण। ये इंपॉर्टेंट है कि ORI का सेकंड काम होता है कॉपी नंबर का नियंत्रण, यानी कि कॉपी नंबर बढ़ेंगे तो बेहतर वाहक उसको बोला जाएगा, जितने कॉपी नंबर होंगे उतना ही बेहतर वाहक होगा। क्लोनिंग वाहक में क्लोनिंग स्थल ORI स्थल देख लिया। इसके बाद क्लोनिंग साइट प्लाज्मिड में एक या कुछ ही होनी चाहिए, ज़्यादा होने पर जटिलता हो जाएगी। क्लोनिंग साइट एक ही होनी चाहिए, ज़्यादा होने पर जटिलता हो जाएगी। नेक्स्ट है अपना सेलेक्टेबल मार्कर जीन। सेलेक्टेबल मार्कर जीन क्या होता है? पुनर्योगज एंड गैर पुनर्योगज जो सेल्स होती है उनमें सेलेक्टेबल मार्कर जीन होते हैं। इसमें इसका एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन। एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जो जीन होते हैं वो सेलेक्टेबल मार्कर का उदाहरण है, जैसे लेग-जेड जीन क्या होता है? अल्फा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होता है। और जैसे कि सेकंड एग्जांपल है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, एम्पिसिलिन R जीन, और थर्ड है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। ये सब सेलेक्टेबल मार्कर जीन कहलाते हैं, जो कि एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन होते हैं। इसका जो काम होता है वो दो काम होते हैं, रूपांतरज की पहचान और वृद्धि करना। जो रूपांतरज होता है वो उसकी पहचान और वृद्धि करना होता है। सेकंड है अरूपांतरज की पहचान और उसको हटाना। ये दो काम होते हैं सेलेक्टेबल मार्कर जीन के। इसके बाद देखते हैं PBR322 कृत्रिम
कृत्रिम रूप से तैयार किया गया वेक्टर है। इसको बोलीवर और रोड्रिगेज ने खोजा था। PBR322 जो वाहक है, क्लोनिंग वाहक, इसमें ये इसका डायग्राम होता है। इसमें यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन लेफ्ट साइड में पाए जाते हैं। इसके बाद ORI स्थल होते हैं। ORI स्थल के बाद ROP होते हैं, रेस्ट्रिक्शन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ पोलराइजेशन, ROP साइट होती है। इसके बाद यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, यहाँ पे राइट साइड में होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। इसके साइड में BAMH फर्स्ट होता है, BAMH फर्स्ट या BAMHI इसको बोलते हैं। या फिर यहाँ पे होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के क्लोनिंग स्थल, ये क्लोनिंग स्थल होते हैं। इस तरह से ये PBR322 की संरचना होती है जो कि क्लोनिंग वाहक के रूप में काम करता है। इसके बाद PUC18 जो है, इसको कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने बनाया था। इसमें एक एम्पिसिलिन जीन होता है, लेगजेड जीन, बीटा गैलेक्टोसाइड जीन, और PBR322 से बेस्ट वाहक होता है PUC18। PBR322 भी कृत्रिम है, PUC18 भी कृत्रिम वाहक है, लेकिन PUC18 PBR322 से ज़्यादा बेस्ट वाहक होता है। PUC18 में लेगजेड जीन चयनात्मक चिन्ह के रूप में जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं कि क्लोनिंग वाहक साइज ऑफ निवेशी जीन, जो कौन से क्लोनिंग वाहक में कितने साइज का निवेशी जीन प्रवेश कर सकता है। जैसे प्लाज्मिड DNA, उसमें अप टू 8 kbp इस साइज का निवेशी जीन प्रवेश करा सकते हैं। अल्फा लैम्ब्डाफेज जीवाणु जो होता है, उसमें 9 से 25 kbp। कोस्मिड DNA होता है लैम्ब्डाफेज की कोस साइट और प्लाज्मिड DNA, ये मिलकर कोस्मिड DNA बनाते हैं। कोस्मिड DNA का साइज होता है 30 से 45 kbp। और BAC और YAC जो होता है, उसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इसको काम में लिया गया था, क्लोनिंग वाहक को। इसके बाद देखते हैं कि गैर पुनर्योगज सेल में लेगजेड जीन और पुनर्योगज सेल में जीन, तो टारगेट जीन इसमें नहीं होते हैं, टारगेट जीन इसमें होते हैं पुनर्योगज में। गैर पुनर्योगज में निवेशन निष्क्रियण नहीं होगा, इसमें निवेशन निष्क्रियण होगा। गैर पुनर्योगज सेल की बात करें तो इसमें टारगेट जीन नहीं है, निवेशन निष्क्रियण नहीं होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्रियाशील होगा, रंगीन उपापचय निर्माण होगा, ब्लू कॉलोनीज इसमें बनेगी। इसके बाद पुनर्योगज सेल की बात करें तो टारगेट जीन इसमें होगा, निवेशन निष्क्रियण होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज निष्क्रिय होगा, रंगीन उपापचय नहीं बनेगा, वाइट कॉलोनी रह जाएगी। इस तरह से पुनर्योगज और गैर पुनर्योगज की पहचान की जा सकती है। इसके बाद अपन देखते हैं जीन ट्रांसफ़र की कौन कौन सी विधियाँ हैं। DNA जल स्नेही होता है, जो परपोषी की झिल्ली को पार नहीं कर सकता है, इजीली पार नहीं कर सकता है DNA, क्योंकि वो जल स्नेही होता है। अब इसके जीन ट्रांसफ़र की विधियाँ कौन कौन सी है, जैसे क्लोनिंग वाहक के साथ जीन ट्रांसफ़र करेंगे, वो अप्रत्यक्ष विधि होती है। इसके बाद प्रत्यक्ष विधियाँ देखेंगे तो उसमें माइक्रो इंजेक्शन होता है, जिसमें जंतु कोशिका में 0.5 से 1 माइक्रोमीटर की PEG को मिलाकर भी इसके साथ में दिया जा सकता है। इसके बाद बायोलिस्टिक या फिर जीन गन्स की सहायता से भी पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में तो माइक्रो इंजेक्शन, और पादप कोशिका में बायोलिस्टिक या फिर जीन गन्स, इसके द्वारा गोल्ड या टंगस्टन के जो कोटेड DNA होते हैं, गोल्ड या टंगस्टन कोटेड DNA को जीन गन के द्वारा पादप कोशिका में प्रवेश करवाया जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रोपोरेशन के द्वारा भी करते हैं, जिसमें वोल्टेज द्वारा कोशिका में छिद्रित करना। इसके बाद लिपोफेक्शन, इसके द्वारा भी वसा पुटिकाओं में DNA भर के सेल में प्रवेश कराते हैं। रासायनिक तकनीक कौन कौन सी है, वो है शीत कैल्शियम उपचार, शीत Ca2+, जिसमें 42 डिग्री में हीट स्ट्रोक लगाते हैं। और रासायनिक तकनीक में दूसरी है PEG के साथ मिलाकर भी इंजेक्शन देते हैं। इसके बाद देखते हैं बायोरिएक्टर क्या होते हैं। 100 से 1000 लीटर के सूक्ष्म जीव पादप जंतु कोशिका इसमें उपयोग की जाती है, यानी 100 से 50 लीटर की क्षमता होती है बायोरिएक्टर की। इसमें सूक्ष्म जीव पादप जंतु कोशिका का उपयोग किया जाता है। संवर्धन माध्यम का प्रयोग कर वांछित उत्पाद बड़े स्तर पर प्राप्त किए जाते हैं। पेंदेश के वक्राकार होते हैं। और बायोरिएक्टर जो होते हैं, इसका इष्टतम pH और विटामिन सबस्ट्रेट का उपयोग इसमें किया जाता है। इसमें इम्पेलर एजिटेटर जो होता है, वो पदार्थों की मिक्सिंग, वायु को मिक्स करने का काम करता है इम्पेलर। और वायवीय अवायवीय दोनों में क्या होता है, वायवीय और अवायवीय में दोनों में स्ट्रेटेड यानी कि रिएक्टर होता है। स्ट्रेटेड रिएक्टर किसको बोलते हैं, वायवीय और अवायवीय दोनों में बायोरिएक्टर काम में लिया जाता है। छोटे बुलबुले अधिक भूमिका निभाते हैं बायोरिएक्टर्स में। इसके बाद सेपरेटेड स्पार्क्ड रिएक्टर क्या करता है, बुलबुलों के माध्यम से स्पार्क्ड रिएक्टर होता है। यह तो स्ट्रेटेड रिएक्टर है,
जो कि छोटे बुलबुले भूमिका निभाते हैं स्पार्क्ड रिएक्टर में बुलबुलों के माध्यम से। इसके बाद बेच BATCS बेच असतत संवर्धन होता है। बेच संवर्धन में क्या होता है, बंद तंत्र दर्शाते हैं, कम उत्पादन होता है। और कंटिन्यूस सतत संवर्धन में क्या होता है, ओपन सिस्टम है और लॉग अवस्था यानी कि एक्सपोनेंशियल इसमें उत्पादन होता है। इसके बाद देखते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में पहले तो अपन ने क्या किया था, पृथक्करण शुद्धिकरण किया, पृथक्करण और शुद्धिकरण। उसके बाद प्रिजर्वेटिव परिरक्षक मिलाते हैं। ये क्रम अपने को याद रखना है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का। पहले तो पृथक्करण और शुद्धिकरण, इसके बाद प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं, इसके बाद क्लिनिकल टेस्ट होता है, गुणवत्ता जांच होती है, उसके बाद पैकिंग होती है और उसके बाद मार्केटिंग होती है। इस तरह से बायोटेक का थ्योरी होगी। इसके बाद अपन देखेंगे बायोटेक की एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से पहले देखते हैं अपन एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन में क्या होता है, डीएनए का आवर्धन होता है जिसमें इन विट्रो रेप्लिकेशन किया जाता है। इसमें डीएनए का आवर्धन किस किस के द्वारा होता है, वो देखते हैं कि डीनेचुरेशन, निष्क्रियण या फिर विकृतीकरण करते हैं डीएनए का, यानी कि जिसमें 92 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान डीनेचुरेशन में हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, डीएसडीएनए टू एस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएसडीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा। इसके बाद होती है डीनेचुरेशन के बाद एनुलिंग। एनुलिंग में क्या होता है, तापानुशीतलन इसको बोलते हैं एनिलिंग। इसमें 55 डिग्री सेल्सियस, डीनेचुरेशन में 92 डिग्री और एनिलिंग में 55 डिग्री सेल्सियस। इसमें प्राइमर्स होते हैं, छोटे ओलिगो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये जोड़े जाते हैं, प्राइमर्स जोड़े जाते हैं एनिलिंग में। इसमें 2 सेट होते हैं। इसके बाद एक्सटेंशन प्रसार होता है। प्रसार में 72 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, Mg2+ की भूमिका होती है और टेक पॉलीमरेज द्वारा डीएनए का बहुलीकरण किया जाता है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड इसका बहुलकीकरण किया जाता है। इसके बाद देखते हैं PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये इसकी खोज कैरी मुलिस ने की थी। इसका यूज जो होता है वो किस में होता है, डायग्नोसिस आणविक निदान में और HIV कैंसर, इन सब में PCR का यूज होता है। DNA फिंगरप्रिंटिंग में भी PCR का यूज होता है। इसके बाद देखते हैं अपन कॉपी नंबर। कॉपी नंबर क्या होता है, कॉपी नंबर को निकालने के लिए अपन n×2 साइकिल, जितने साइकिल चलेंगे, n यहाँ पे क्या है, डीएनए अणुओं की संख्या, जितने डीएनए अणुओं की संख्या होगी उसको 2 साइकिल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कॉपी नंबर निकल के आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपन ये जो है RAPD क्या है, रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमेरिक डीएनए। रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमेरिक डीएनए, इसमें क्या होता है, जिसका क्रम नहीं पता उसके लिए रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमेरिक डीएनए। PCR तो इसमें हो गया, PCR तो जिसका क्रम पता है, और जिसका क्रम पता नहीं है उसके लिए RAPD यूज़ में लिया जाता है। इसके बाद अपन देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक की बात करें तो बायोटेक के 3 अनुसंधान क्षेत्र है। 3 अनुसंधान क्षेत्र ये है, पहला है एंजाइम या उत्पाद को कैटेलिस्ट के रूप में प्राप्त करना। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा उपयुक्त परिस्थितियाँ उत्पन्न करना। इसके बाद अनुप्रयास संसाधनों द्वारा उत्पाद को शुद्ध रूप में प्राप्त करना। ये 3 इसकी अनुसंधान क्षेत्र होते हैं। इसके बाद बायोटेक की जो एप्लीकेशन होती है उसमें फर्स्ट है कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में क्या होता है, GMO यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म इनको बोलते हैं, वो कृषि क्षेत्र में काम आते हैं। जैसे सभी GMO ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, सभी GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ट्रांसजेनिक नहीं होते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन खाद्य जाल, जैसा खाद्य जाल होगा वैसे GMO होंगे। GMO पर्पोसी डिपेंड्स ऑन पर्पोसी जीवाणु पादप या जंतु पर डिपेंड करते हैं, और DNA या फिर जीनोम पर भी ये डिपेंड करते हैं। इसके बाद इसका GMO का महत्व क्या है, GMO का महत्व है एबायोटिक स्ट्रेस यानी कि सूखा, ठंड, इनसे प्रतिरोधकता इसमें आ जाती है। इसके बाद रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता कम हो जाती है। इसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट के नुकसान को कम करते हैं, खनिज अवशोषण क्षमता को बढ़ाते हैं, खाद्य उत्पादन पोषकता को बढ़ाते हैं। इसके बाद GM जो प्लांट्स है उसकी बात करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। इसमें BT क्रॉप्स का BT का मतलब बेसिलस तुरंज जैसे जो कॉटन होता है, इसमें कीट प्रतिरोधक होता है। BT कॉटन जो होता है, BT कॉटन कीट प्रतिरोधक होता है। ये BT कॉटन में 3 क्राइजीन होता है। क्राइजीन में क्राई AB फर्स्ट जो होता है वो कॉर्न बोरर नाम से जाना जाता है, मक्का छेदक। क्राई AB सेकेंड जो होता है वो क्राई AB सेकेंड और क्राई AC फर्स्ट, ये दोनों कॉटन बोलवर्म जाने जाते हैं।
कॉर्न बोरर तो क्राई एबी फर्स्ट और क्राई एबी सेकंड और क्राई एसी फर्स्ट, ये कॉटन बोलवर्म के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद बीटी जो क्रॉप्स होती है इसके 3 गुणों के सदस्यों के प्रति उपयोगी होते हैं, 3 गण के सदस्यों के प्रति उपयोगी होती है बीटी क्रॉप्स। इसमें फर्स्ट है डिप्टेरॉन यानी कि मच्छर मक्खियाँ वगैरह। इसके बाद कोलेप्टेरॉन, इसमें बीटल भृंग वगैरह। और लेपिडोप्टेरॉन, इसमें तंबाकू के बोलवर्म आर्मी वर्म इन सब के प्रति उपयोगी होती है। बीटी कॉटन में देख ही लिया कीट प्रतिरोधक होती है। और जो ये क्राई एसी फर्स्ट है, एक कपास में प्रवेश कराते हैं कीट द्वारा खाने पर उसकी जो बेसिक मीडियम हो, आंत्र का जो बेसिक मीडियम है इस कीट प्रतिरोधक है, उसमें काम कैसे करता है वो देखते हैं। कि कपास में प्रवेश करा दिया अपन ने बीटी कॉटन की जो क्राई फर्स्ट जीन है, इस क्राई जीन को कपास में प्रवेश कराया, कीट ने खाया, कीट की जो बेसिक आंत्र थी उसमें प्रोटॉक्सिन से एक्टिव टॉक्सिन हो गया और इसको कीट की मृत्यु हो जाएगी। बेसिक मीडियम, आंत्र का बेसिक मीडियम हो जाएगा, प्रोटॉक्सिन से एक्टिव टॉक्सिन की मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में क्या होता है, विटामिन ए और एपी ये और न्यूट्रिशन रिच होता है, न्यूट्रिएंट रिच होता है गोल्डन राइस, विटामिन ए, एपी और न्यूट्रिएंट रिच। गोल्डन राइस में क्या होता है, नार्सिसिस, डोलफोडिल पादप और एरवानिया जीवाणु, ये दोनों मिलकर बीटा कैरोटीन जैव संश्लेषण किया जाता है और विटामिन ए इसमें प्राप्त करते हैं। इसके बाद फ्लेवर सेवर टमाटर। फ्लेवर सेवर टमाटर में डिले इन फ्रूट राइपिंग, फ्रूट को पकने में जो डिले होती है उसको कम करते हैं। यानी कि पॉलीगैलेक्टोनेज एंजाइम के संदमन द्वारा टमाटर को लंबे समय तक ताज़ा और स्वाद युक्त रख सकते हैं। पॉलीगैलेक्टोनेज होता है फ्लेवर सेवर टमाटर में। नेक्स्ट है अपना हर्बिसाइड प्रतिरोधी पादप, यानी जैसे तंबाकू। इसमें क्या होता है, शाकनाशी प्रतिरोधक होते हैं। इसमें ग्लाइकोफॉस्फेट जीन होता है जो कि तंबाकू में प्रवेश कराते हैं, जो कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक पादप कौन सा था, तंबाकू। इसमें पीड़क प्रतिरोधक पादप भी होते हैं। पीड़क प्रतिरोधक पादप ये आरएनए इस तरह से होता है। आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है उसको देखते हैं। उससे पहले अपन देखते हैं ब्रेसिका नेपस पादप। ब्रेसिका नेपस पादप हिरुडीन प्रतिस्कंदक जीन का प्रवेश इसमें कराते हैं, जो कि बीजों में हिरुडीन प्राप्त किया जाता है। बीजों से हिरुडीन प्राप्त किया जाता है, हिरुडीन प्रतिस्कंदक जीन का प्रवेश कराते हैं ब्रेसिका नेपस पादप में। इसके बाद देखते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस या फिर इसको एंटीसेंस आरएनए तकनीक भी बोला जाता है, या फिर पश्च अनुलेखन जीन निष्क्रिय भी बोला जाता है। इसमें क्या करते हैं, आरएनए की खोज फायर मेलो ने की थी। यूकेरियोट्स में कोशिकीय सुरक्षा विधि है आरएनए। पूरक आरएनए का स्रोत रेट्रो ट्रांसपोर्जोन होते हैं। निमेटोड, इसमें निमेटोड कौन सा होता है, मेलियोडेंगुइन इनकोग्निटा निमेटोड होता है, जो कि तंबाकू की मूलों में संक्रमण रोट रोग होता है, तंबाकू उत्पादन को घटा देता है। निमेटोड तंबाकू उत्पादन को घटा देता है, इसको मूलों में संक्रमण के द्वारा नोट रोट रोग इसको बोला जाता है। अब इसमें आरएनए में होता क्या है, पश्च अनुलेखन जीन निष्क्रिय होता है, यानी कि निमेटोड के विशिष्ट जीन लिए जाते हैं, उसको एग्रोबैक्टीरियम द्वारा तंबाकू पादप में प्रवेश कराया जाता है। इसके बाद जो आरएनए के सेंस आरएनए और एंटीसेंस जो आरएनए होता है उसको डीएसडीएनए बनाया जाता है। आरएनए से डीएसडीएनए बनाते हैं। डीएसडीएनए के बाद राइबोन्यूक्लियस के द्वारा डाइसर एंजाइम के द्वारा इसको अलग अलग खंडों में काटा जाता है। एसआई आरएनए भी इसको बोलते हैं। शॉर्ट इंटरफेरेंस आरएनए, इसके द्वारा अलग अलग खंडों में काटा जाता है। इसके बाद आरआईएससी रिस्क के द्वारा आरएनए इंक्लूडिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है, इसके द्वारा एस डेस, यानी कि एस डेस कैसे हुआ, क्योंकि उसको ये जो निमेटोड था इसका जीन भी इसमें प्रवेश करा देगा, इसलिए एस डेस आरएनए अपने को प्राप्त हुआ। एस डेस जो आरएनए ये निमेटोड पादप में संक्रमण पर डीएनए, उसका जो डीएनए है उसमें एमआरएनए बनाएगा और एमआरएनए के साथ एस पूरक आरएनए जुड़ेगा। एस पूरक आरएनए डीएस आरएनए बनाएगा। डीएस आरएनए एमआरएनए की साइलेंसिंग करेगा। एमआरएनए की साइलेंसिंग होगी तो अनुवादन नहीं होगा, नई प्रोटीन बनेगा और निमेटोड की मृत्यु हो जाएगी। इस तरह से आरएनए प्रतिरक्षा का काम करता है। इसके बाद देखते हैं चिकित्सा क्षेत्र, ये हो गया अपना एग्रीकल्चर का क्षेत्र। और इसके बाद देखते हैं चिकित्सा क्षेत्र। चिकित्सा क्षेत्र में जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, जो उसमें पहले जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन प्राप्त किया, इसको ह्यूमिलिन निर्माण भी बोला जाता है। ये अमेरिकी कंपनी जो इली लिली थी उसने 1983 में इसकी ह्यूमिलिन का निर्माण किया था। इसमें जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन में क्या होता है, ई कोलाई का प्रवेश कराते हैं। ए जीन और बी जीन पृथक
पृथक जोड़कर इंसुलिन को प्राप्त किया जाता है। इसमें डाइसल्फाइड बंध से इनको जोड़ा जाता है, ए जीन और बी जीन को। इसमें क्या होता है, इंसुलिन से जोड़ते हैं, आमाशय में पाचन होता है, इंसुलिन का मुख द्वारा ग्रहण करते हैं, और अग्नाशय की बीटा सेल्स होती है, वहाँ से इंसुलिन प्राप्त होता है। बीजीएल ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाता है, और 5 अमीनो एसिड 51 अमीनो एसिड इंसुलिन में पाए जाते हैं, 51 अमीनो एसिड्स। इसके बाद देखते हैं प्रो इंसुलिन अपरिपक्व होता है, जिसमें सी पेप्टाइड भी होता है, जो कि इसको मॉडिफाई करके ए और बी को जोड़ते हैं, सी को हटा देते हैं। परिपक्व इंसुलिन में इसको हटा दिया जाता है, सी पेप्टाइड को। इसके बाद देखते हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या होता है, उत्परिवर्तित या दोष युक्त जो जीन होते हैं उनमें सुधार किया जाता है। वो सुधार कैसे करते हैं, जो कि फर्स्ट जीन थेरेपी जो थी वो 1990 में अशांति नाम की 4 वर्ष की बच्ची में की गई थी, जो कि 20वें गुणसूत्र से संबंधित थी। उसमें एडीए जीन में उत्परिवर्तन हुआ था। एडीए की कमी के कारण प्रतिरक्षा न्यूनता विकार हो गया था, जिसमें टी और बी लिम्फोसाइट प्रभावित हुई थी। इसके बाद एडीए जीन में उत्परिवर्तन किया। एससीआईडी में बी एंड टी लिम्फोसाइट जो है वो क्रियाशील एडीए का प्रवेश कराया, सी एडीए का प्रवेश कराया। उसके बाद क्या हुआ, जेनेटिकली मॉडिफाई। ये जो SCID है, इसकी फुल फॉर्म होती है सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। SCID यानी कि एडीए जीन में उत्परिवर्तन करके SCID हुआ। उसके बाद बी और टी लिम्फोसाइट के द्वारा क्रियाशील cDNA का प्रवेश कराया। GM लिम्फोसाइट को बार बार जो प्रवेश कराया गया, लिम्फोसाइट अमर नहीं होती है, इसको बार बार प्रवेश इसलिए कराया जाता है GM लिम्फोसाइट को, क्योंकि लिम्फोसाइट अमर नहीं होती है, ये इसका कारण है, यानी कथन कारण में ये इसका स्पष्टीकरण हो गया। इसके बाद ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में ये चिकित्सा क्षेत्र हो गया। इसके बाद ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म किसी भी जीव का DNA का रूपांतरण जो होता है वो ट्रांसजीन कहलाता है। ट्रांसजीन यानी कि परपोषी जीव में ट्रांसजीन को ट्रांसफर करते हैं, इसको ट्रांसजेनिक जीव बोला जाता है। ट्रांसजीन जो होता है प्रत्येक सेल में उपस्थित होता है। 95% ट्रांसजेनिक वैक्सीन जांच में चूहों को यूज में किया जाता है। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका उपयोग क्या होता है, सामान्य कार्यकी और विकास में, रोगों के अध्ययन में और वैक्सीन जांच में। 95% इसमें ट्रांसजेनिक चूहों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं जैविक उत्पाद निर्माण में। जैविक उत्पाद निर्माण में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग काम आती है। इसमें ट्रांसजेनिक गाय, फर्स्ट जो ट्रांसजेनिक गाय थी वो थी रोजी में क्या करते हैं, अल्फा लैक्टोएल्बुमिन युक्त प्रोटीन का प्रवेश कराते हैं, जो कि 2 से 4 ग्राम पर लीटर शिशुओं हेतु पोषक होता है। इसके बाद ट्रांसजेनिक बेड ट्रेसी थी, फर्स्ट ट्रांसजेनिक बेड ट्रेसी थी, जिसमें अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का यूज़ करते हैं। रोजी में तो अल्फा लैक्टोएल्बुमिन प्रोटीन का यूज़ किया था, ट्रेसी में अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का यूज़ करते हैं, जिसका उपचार PKU, इसका उपचार होता है फिनाइलकीटोन्यूरिया के उपचार में ये काम आती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस और एम्फीसीमा, इनके उपचार में एंटीट्रिप्सिन का यूज़ किया जाता है। इसके बाद देखते हैं प्रथम ट्रांसजेनिक मंकी एंडी था, प्रथम ट्रांसजेनिक डॉगी था, प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु चूहा सुपर माउस था। जो ह्यूमन जीनोम HGH जो जीन पाए जाते हैं सुपर माउस में। इसके बाद जो एंडी जो था वो ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन, एंडी में ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन, एंड ग्लोपिस डॉगी जो था उसमें ग्लोपिस फ्लोरोसेंट प्रोटीन जीन, ग्रीन फ्लोरोसेंट, और इस ग्लोपिस में फ्लोरोसेंट प्रोटीन जीन इसका प्रवेश कराया गया था। इसके बाद अपन देखते हैं कि GM माइक्रोब्स और इनका प्रयोग। GM माइक्रोब्स जैसे कि इकोलाई का प्रयोग क्या होता है, ह्यूमिलिडीन के निर्माण में और इंटरफेरोन के निर्माण में इकोलाई का प्रयोग होता है। राइजोबियम मेलिलोटिया का प्रयोग निप जीन में होता है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, निप जीन को अनाज में स्थानांतरित करने के लिए। इसके बाद स्यूडोमोनास पुटिडा यानी कि सुपर बग, इसका उपयोग ऑयल स्प्लिटिंग बैक्टीरिया के रूप में, तेल अपघट्य के रूप में करते हैं। इसके बाद एनिमल क्लोनिंग में पहली जो एनिमल सोमेटिक सेल है इसका उपयोग किया जाता है, और जो पहली क्लोन थी वो थी डोलीसीप। इसमें क्या होता है कि 2N जो केंद्रक होता है, इसको उडर सेल भी बोलते हैं, यूडर सेल के जो 2N केंद्रक होते हैं, ये तो यूडर सेल होगी 2N, और ये N होगी एग सेल और यूडर सेल।
इसका दोनों का इसमें से केंद्रक हटा देते हैं एक सेल में से, और इस तरह से ये निवेशन हो जाता है। इसका निवेशन किसका कराते हैं? 2n केंद्र का। इसके द्वारा द्विगुणित अंडकोशिका प्राप्त होती है। अब ये तो यूडर सेल है और ये एग सेल है, दोनों को मिला दिया, यानी कि केंद्रक तो यूडर सेल का हो गया, और जो ये साइटोप्लाज्म में ये एग सेल का हो गया। इसके बाद समसूत्री विभाजन होगा, भ्रूण होगा, भ्रूण के बाद सेरोगेट मदर में ट्रांसफ़र करेंगे और इस तरह क्लोन बन जाएगा। फर्स्ट जो क्लोन था वो डोलीबेट थी, इसके बाद मोली, पोली, इस तरह से सीरीज चली। इसके बाद जॉर्जे एंड चार्ली काउज, जॉर्ज और चार्ली काउज भी क्लोन है। इसके बाद एंजाइम की बात करें तो एल्केलाइन फॉस्फेटेज जो एंजाइम होता है, एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम 5' पर पीक गठन करता है सेल्फ लाइगेशन को रोकने हेतु 5' पर पीक गठन करता है एल्केलाइन फॉस्फेटेज। और टर्मिनल ट्रांसफेरेज क्या करता है? 3' पर न्यू म्यूसिलियोटाइड्स को जोड़ने का काम करता है। इस तरह से ये इसका यूज़ हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग का। अब देखते हैं अपन नैतिक मुद्दे में GESC क्या होती है? GESC जेनेटिक इंजीनियरिंग एकेडमिक काउंसिल, ये GMO की उपयोगिता, वैधानिकता और सुरक्षा की जांच करती है। इसमें नैतिक मुद्दे में पहला है बायोपायरेसी यानी कि उसको बिना पेटेंट के चुरा लेना। जैसे कि बासमती चावल, इसकी 27 किस्में, 1977 में नई किस्म बाई एडिंग अर्धवोमन किस्म, और अमेरिका को इसका पेटेंट है बासमती चावल का। इसके बाद बायो पेटेंट की, ये तो बायो पेटेंट की बात होगी। बायो पेटेंट बिल जो है वो 1970 में आता है, इसमें संशोधन हुआ 1999, 2002 और 2005 में। इस तरह से बायो पेटेंट होता है। बायोपायरेसी भी एक नैतिक मुद्दा है, ये बायो पेटेंट है जो बासमती चावल का अमेरिका के पास है। इसके बाद देखते हैं मोलिकुलर डायग्नोसिस क्या होता है? इसमें रोगी की आंतरिक अवस्था में जाँच की जाती है, रोगों की आरंभिक अवस्था में जांच की जाती है मोलिकुलर डायग्नोसिस में, जो कि वो जांच की जाती है PCR, ELISA और RDNA तकनीक द्वारा। इसमें क्या होता है? यदि सूक्ष्म जीव कम सांद्रता में हो तो PCR के द्वारा, जिसमें DNA का आवर्धन होगा, संदिग्ध HIV का पता लगाएंगे। कैंसर में उत्परिवर्तन जीन के हेतु PCR का उपयोग करते हैं, और DNA फिंगरप्रिंटिंग में भी PCR काम में लिया जाता है, यानी कि PCR कैंसर उत्परिवर्तन जीन में भी काम में लिया जाता है। आरंभिक जांच में PCR, ELISA, RDNA तकनीक होगी। इसके बाद ELISA को देखते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेट एसे ELISA, ये HI की प्रारंभिक जांच होती है। इसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। AGAB एंटीजन एंटीबॉडी पर आधारित जांच है। एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम उपयोगी एल्केलाइन फॉस्फेटेज, आल्सो हॉर्स रेडिस पर ऑक्सीडेज डेजेज कैटेलेजेज, ये सब एंजाइम उपयोगी ELISA टेस्ट है। इसके बाद इनडायरेक्ट ELISA में एंटीबॉडी विश्लेषण होता है, और सैंडविच ELISA में एंटीजन विश्लेषण होता है। इनडायरेक्ट में तो क्या होता है? एंटीबॉडी विश्लेषण, और सैंडविच ELISA में एंटीजन विश्लेषण होता है। ELISA के बाद अब देखते हैं प्रोब्स क्या होते हैं? सिंगल ssDNA या फिर RNA रेडियो एक्टिव खंड होते हैं। इसकी पूरक अनुक्रम की पहचान करना ही प्रोब्स में काम होता है। इसमें सामान्य सेल के क्लोन में पूरक अनुक्रम की पहचान की जाती है, जो कि प्रोब संकरित यानी कि सामान्य सेल के जो क्लोन होते हैं वो प्रोब संकरित कराए जाते हैं ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा, जिसमें एक्सरे वगैरह ये काम में लिया जाता है। ऑटो रेडियोग्राफी फोटोफिल्म के द्वारा होती है, इस तरह से। इसके बाद सामान्य सेल में तो ये हो गया प्रोब संकरित, ऑटो रेडियोग्राफी, एक्सरे और फोटोफिल्म इसमें प्राप्त हो जाएगी सामान्य सेल में। और अगर उत्परिवर्तित सेल होगी तो उसमें फोटोफिल्म प्राप्त नहीं होगी, जिसमें नई संकरण होगा, नई ऑटो रेडियोग्राफ होगा, नई फोटोफिल्म प्राप्त होगी। इस तरह से ये अलग अलग इसका प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि जो सामान्य सेल होगी उसमें तो प्रोब संकरित हो जाएगा और फोटोफिल्म प्राप्त होगी। उत्परिवर्तित सेल में फोटोफिल्म प्राप्त नहीं होगी। इसके बाद देखते हैं ब्लोटिंग क्या होती है? DNA सैंपल को नाइट्रोसेल्यूलोज या फिर नाइलॉन की शीट पर ले जाना ब्लोटिंग कहलाता है। सदर्न ब्लोटिंग DNA के लिए, नॉर्दर्न ब्लोटिंग RNA के लिए, और वेस्टर्न ब्लोटिंग प्रोटीन के लिए काम में ली जाती है। इसके बाद देखते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग के जनक थे एलेक्स जेफरीज। इन्होंने DNA प्रोफाइल या फिर DNA टाइपिंग, DNA टेस्ट इसको भी बोला जाता है, मतलब DNA फिंगरप्रिंटिंग को DNA प्रोफाइल, DNA टाइपिंग या फिर DNA टेस्ट, DNA पॉलीमॉर्फिज्म भी बोला जाता है। DNA पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो इसमें क्या होता है? जीनोमिक जो DNA होता है इसका सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं। कोडिंग DNA और नॉन कोडिंग DNA इसमें प्राप्त होता है। कोडिंग DNA मुख्य DNA होता है जो कि हाई पीक प्राप्त होती है। नॉन कोडिंग DNA लो पीक होती है।
सेटेलाइट डीएनए या फिर रिपीटेटिव डीएनए भी इसको बोला जाता है, नॉन कोडिंग को। नॉन कोडिंग जो डीएनए होता है, रिपीटेटिव जो डीएनए होता है, इसी के कारण इसको डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म यानी सेटेलाइट डीएनए की बात करें तो सेटेलाइट डीएनए में माइक्रो सेटेलाइट होते हैं जो कि एसटीआर, शॉर्ट टर्म टेंडन रिपीट बोले जाते हैं, और मिनी सेटेलाइट को वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार वीएनटीआर होता है जो कि मिनी सेटेलाइट डीएनए का भाग होता है, और माइक्रो सेटेलाइट में एसटीआर होता है, यानी कि वीएनटीआर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार होता है। और डीएनए जो पॉलीमॉर्फिज्म है, इसका उपयोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और जीन मैपिंग में काम में ली जाती है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार वीएनटीआर हो गया, और 99.9% डीएनए सबका समान होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में उसी जो ये विविधता होती है 0.1%, इसका पता लगाया जाता है। इसका यूज़ क्या होता है, जीवाश्म विज्ञान और फोरेंसिक विज्ञान में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ होता है। उत्परिवर्तन के कारण जीन स्तर पर व्यक्ति विशेष में भिन्नता होती है, जनन क्षमता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इसके पद या फिर चरण कौन कौन से हैं? पहले तो पृथक्करण ऑफ डीएनए, इसके बाद पीसीआर आवर्धन करते हैं, इसके बाद आहारी द्वारा पाचन होता है, इसके बाद सेपरेशन, एगारोस जेल द्वारा सेपरेशन, सदर्न ब्लॉटिंग होती है जेल मैट्रिक्स में नाइट्रोसेलुलोज के द्वारा सदर्न ब्लॉटिंग, वीएनटीआर प्रोब संकरण विश्लेषण होता है बाई ऑटो रेडियोग्राफी। इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। इसके बाद आरएफएलपी होता है, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, आरएफएलपी रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इसके बाद जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी। जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी क्या होती है? ये जीनोम कुल कोशिकाओं का डीएनए, कुल कोशिका का डीएनए जिसका पृथक्करण किया जाता है जीनोम से, कुल कोशिकाओं का डीएनए, इसका पृथक्करण आरई से उपचार करते हैं, और प्रत्येक डीएनए खंड डिफरेंट वाहक से जुड़ते हैं। इसके बाद प्रपोसी में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, प्रोब्स द्वारा स्टडी की जाती है। और सी डीएनए लाइब्रेरी क्या होती है? उसमें एमआरएनए पृथक्करण किया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से सी डीएनए निर्माण होता है, उसके बाद आरई से उपचार करते हैं। उसके बाद प्रत्येक डीएनए खंड का डिफरेंट वाहक में जुड़ते हैं, प्रपोसी में ट्रांसफ़र और प्रोब्स द्वारा स्टडी। इस तरह से जीनोमिक लाइब्रेरी और सी डीएनए लाइब्रेरी होगी। इसके बाद टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है? ये प्लांट को एक्सप्लांट के रूप में यानी टोटिपोटेंसी को दर्शाता है। एक्सप्लांट इसमें बनाया जाता है। प्लांट का जो भाग होता है एक्सप्लांट, वो टोटिपोटेंसी दिखाता है। इसमें इन विट्रो वृद्धि कराई जाती है, यानी कि वातावरण ऑटोक्लेव बनाया जाता है, जिसमें एसेप्टिक वातावरण बनाया जाता है। एसेप्टिक L 121 डिग्री सेल्सियस या फिर 15 PSI, इस तरह से वातावरण बनाते हैं, इन विट्रो वृद्धि कराते हैं एक्सप्लांट की। टिश्यू कल्चर क्या होता है? इसमें पोषक माध्यम होता है, इसमें अकार्बनिक खनिज होते हैं, मैक्रो और माइक्रो, सुक्रोस होता है, विटामिन B1, थायमिन या फिर B3, निक्टोनाइडिन, हार्मोन होते हैं, सीके और ऑक्सीन, इस तरह के हार्मोन यूज लिए जाते हैं। BS वाइट मीडिया क्या होता है? और MS मीडिया। BS वाइट मीडिया और MS मीडिया इसमें प्रयोग किया जाता है। MS यानी कि मर्सेसिंग, और इसका मतलब स्कूब, मर्सिंग और स्कूब। सॉलिडिफाइंग एजेंट क्या होते हैं? सॉलिडिफाइंग एजेंट अगार अगार को बोला जाता है, जो कि टॉस करने हेतु काम में लिया जाता है। इसके बाद आता है पोषक माध्यम में वृद्धि। एक्सप्लांट जो होता है, प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होती है? ये तो टिश्यू कल्चर हो गया। और प्लांट के लिए टिश्यू कल्चर क्या होती है? माइक्रो प्रोपेगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा एक्सप्लांट जो होता है पोषक माध्यम में वृद्धि कराई जाती है। इसके सेलस को अविभेदित सेल और असंगठित जो सेल होती है उसको सेलस बोला जाता है। सेलस जो होता है अविभेदित और असंगठित होता है, इससे नया पादप बनता है सेलस से। सोमा क्लोन्स इसमें यूज़ में लिए जाते हैं। अब जो एक्सप्लांट है, एक्सप्लांट का माइक्रो प्रोपेगेशन कराया जाता है, और माइक्रो प्रोपेगेशन की एप्लीकेशन क्या होती है? एम्ब्रियो रेस्क्यू, वायरस फ्री प्लांट बनाने में, हैप्लॉइड प्लांट बनाने में, एंथर कल्चर। गुहा और माहेश्वरी ने एंथर कल्चर दिया था हैप्लॉइड प्लांट बनाने के लिए। गुहा और माहेश्वरी ने हैप्लॉइड प्लांट के लिए एंथर कल्चर। और सूट टिप कल्चर, प्रोरोसिस कल्चर जो है वो मोरेल और मार्टिन ने दिया था। और एंडोस्पर्म कल्चर, ये 3 कल्चर है। कौन कौन से? एंथर कल्चर, गुहा और माहेश्वरी, सूट टिप कल्चर, प्रोरोसिस कल्चर, मोरेल और मार्टिन, और एंडोस्पर्म कल्चर जो कि ट्रिप्लोइड प्लांट्स में काम लिया जाता है। एंडोस्पर्म कल्चर ये लैम्प और मिलन के द्वारा दिया गया था, लैम्प और मिल्स के द्वारा। इस तरह से एम्ब्रियो रेस्क्यू, इस तरह से ये प्लांट टिश्यू कल्चर होता है। इसके बाद देखते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन होता है। इसमें प्लांट सेल ए और प्लांट सेल बी, इसको
प्लांट सेल ए और बी को सेल अपघटन कराते हैं सेल्यूलोज पेक्टिनेज की सहायता से, जिसमें संलयन होता है दोनों का। संलयन कराने के बाद पीईजी के द्वारा फ्यूजिंग एजेंट जो होता है पीईजी, इसके द्वारा सोमेटिक हाइब्रिड बनाया जाता है। सोमेटिक हाइब्रिड जैसे कि पोटैटो और टोमेटो, इनको मिला के पोमेटो बनाया जाता है, ये सोमेटिक हाइब्रिड कहलाता है। साइब्रिड किसको बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक जो हाइब्रिड होता है जिस उसको साइब्रिड बोलते हैं, जिसमें एक कोशिका का केंद्रक और दूसरी कोशिका का आधी कोशिका ये और आधी कोशिका ये दोनों को मिला के साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड बनाया जाता है, जिसको साइब्रिड बोला जाता है। इस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग कंप्लीट होती है।